तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिबरलाइजेशन का पहला पार्ट मैंने सेव कर ही दिया है, सेंड कर दिया था और डाल दिया। वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि लिबरलाइजेशन एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद किस किस तरीके से इकोनॉमी में चेंजेस आए हैं वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आज जो हम लोग सोचेंगे, जो पढ़ेंगे वो है टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हमारा लिबरलाइजेशन जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो टैक्स रिफॉर्म्स देखिए कि क्या है। टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिस्कल पॉलिसी। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है ना, एक पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी में दो चीज़ें डालती है। क्या? इनकम डालेगी, जिसको हम टैक्सेशन बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलता है? टैक्सेशन से ही मिलता है, टैक्सेस से ही पैसा मिलता है। तो उस गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से हुई? टैक्स से हुई। तो ऐसी पॉलिसी जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया हो वो होती कौन सी? फिस्कल पॉलिसी। समझ में आया? जिसमें इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पॉलिसीज़ हो, वो क्या कहलाता है? फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। फिर से देख लो, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिस्कल पॉलिसी। समझ आया क्या? कि गवर्नमेंट जो चेंजेस करती है किस में? अपने इनकम में और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ में, वो कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अभी हम लोग समझ लेते हैं, वैसे आप लोगों ने 11th में समझ रखा है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनकम गवर्नमेंट की कहाँ से होती है? टैक्सेस से होती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं और समझाते हैं, समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. Direct taxes consist of taxes on income of individuals as well as profit of the business enterprise. Since 1991, there has been a continuous reduction in the taxes on individual incomes, as it was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion. यहाँ तक कि मैं आपको मीनिंग अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ऐसे टैक्सेस जिसका बर्डन एक इंडिविजुअल बियर करे। कौन बियर करे? इंडिविजुअल बियर करे। जैसे कि आपकी इनकम, तो उस पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम आप ही की है। ठीक है, और उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो किसी के ऊपर आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो सीधा आपको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अगर आप टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर सकें तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या कहलाता है वो? इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि अगर आप माल को आप देखिए, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जब गुड्स सेल किया जाता है तो फिर क्या होता है कि टैक्स चार्ज कर करके बेचा जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई मोबाइल है, मोबाइल बन के आया मार्केट में, तो जब मैन्युफैक्चरर उसे बेचेगा तो उस पर क्या करेगा? टैक्सेस चार्ज करके होलसेलर को बेच देता है। अब होलसेलर जब बेचेगा रिटेलर को, तो उस पर भी प्रॉफिट प्लस टैक्सेस चार्ज करके रिटेलर को दे देगा। फिर रिटेलर किसे बेचेगा? वो कस्टमर को बेचेगा। जब कस्टमर को बेचेगा तो वो भी क्या करेगा? कस्टमर को जब बिल बना के देगा तो उस पर भी वो क्या करेगा? टैक्सेस चार्ज करके दे देगा कस्टमर को। अब आप देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा और होलसेलर ने रिटेलर को बेचा। तो जब ये बेचने में क्या हो रहा है? टैक्सेस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। मैंने बार बार टैक्स भी बोला, तो टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली बियर कौन कर रहा है? वो सारा टैक्स, सारा टैक्स बियर कौन कर रहा है? कस्टमर बियर कर रहा है। तो ये जो होता है टैक्सेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जब शिफ्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि
इनकम पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा रहते थे। यहाँ पे जो भी मैंने पूरा पढ़ा तो इसकी आपको मतलब बता देता हूँ कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि लोगों की इनकम कम हो जाती थी। अरे भाई आप खुद भी सोचिए, 10,000 रुपये आपने कमाए, 10% उसका टैक्स आपने दे दिया, तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। 1,000 तो आपका टैक्स में ही चला गया, बचा कितना आपके पास? 9,000। तो पहले ये टैक्स रेट ज़्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि लोगों को टैक्स बहुत देना पड़ता था। तो अब 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 9,000 तो आपको मिला, 1,000 आपका टैक्स के रूप में चला गया। अगर मैं वही 8% कर दूँ तो 8% कर दूँ तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा? 800 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आप टैक्सेस कितना देंगे? 800 रुपये ही देंगे, तो 200 रुपये तो फिर भी आपके पास बच गए, यानी कि कितना हो गया? 9,200 अब आपका बच गया। पहले केस में आपका 9,000 बच रहा था, अब आपका कितना बच रहा है? 9,200। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाई रेट ऑफ टैक्सेस की वजह से लोगों की इनकम क्या होती थी? कम हो जाती थी। तो इट इज़ नाउ वाइडली accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntarily disclosure of income। अब ये इसीलिए अब क्या किया गया, टैक्सेस में चेंज किया गया कि जो टैक्सेस है वो मॉडरेट रखे जाएं, उसके जो रेट है वो कैसे रखे जाएं? वो मॉडरेट रखे जाएं। क्यों मॉडरेट रखे जाएं? जिससे कि क्या हो? मॉडरेट रखने का मतलब ये है कि जिससे कि ज़्यादा टैक्सेस अगर चार्ज करोगे तो लोग सेविंग ही नहीं कर पाएंगे, बचा ही नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा मॉडरेट रखो। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोचा कि जितना मॉडरेट रखेंगे तो लोग क्या करेंगे? अपने पास पैसा बचाएंगे, और बचाएंगे, सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर इन फ्यूचर इन्वेस्ट भी करेंगे। तो द रेट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स विच वाज वेरी हाई अर्लियर, जो पहले कॉरपोरेशन टैक्स भी बहुत हाई हुआ करता था, हैव बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, इसको भी रिड्यूस किया गया। एफर्ट्स हैव ऑल्सो बीन मेड टू रिफॉर्म द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी चेंजेस किए गए। आप भी देखे होंगे, कभी वैट आया, कभी जीएसटी आया, कभी सीएसटी, और बहुत सारा ऐसा पहले टैक्सेस चला करते थे। सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, दुनिया भर के टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह। तो अब वो सब ख़त्म करके जीएसटी कर दिया है। तो ये रिफॉर्म्स ही हैं, बार बार चेंजेस किए जा रहे हैं। टैक्सेस लीविड ऑन कमोडिटीज़ in order to facilitate the establishment of a common national market for goods and commodities, जिससे कि गुड्स और कमोडिटीज़ के लिए मार्केट अच्छी खासी बनती चली जाए। ठीक है, another component of reforms in this area is simplification, यानी कि और सिंप्लीफाई करना और इजी करना, ये भी एक रिफॉर्म था टैक्स के एरिया में। इन ऑर्डर टू इनकरेज द बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, मेनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड एंड द रेट ऑल्सो सब्सटेंशियली लोवर्ड रिसेंटली। अभी देखो क्या इन्होंने बताया कि जिससे कि टैक्स पेयर को और आसानी हो टैक्स वगैरह जमा करने में, तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर वगैरह को और आसान किया गया। ठीक है, रेट्स वगैरह में भी थोड़े चेंजेस किए गए, लोअर किए गए। ठीक, ये सारे टैक्स से संबंधित चेंजेस हैं। रिसेंटली दी पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ जीएसटी, अभी ही 2016 में जीएसटी भी पास किया गया है, टू सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया, जिससे कि इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सके। इंडायरेक्ट टैक्स मैं बता ही चुका हूँ पहले क्या है। तो दिस लॉ केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017 जुलाई से ये लॉ एग्जिस्ट हुआ, यानी केम इनटू इफेक्ट आया मार्केट में देखा जाए तो। दिस एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इससे ये एक्सपेक्ट किया गया कि भाई ये तो और एडिशनल रेवेन्यू ही गवर्नमेंट के लिए लेकर के आएगा, क्योंकि टैक्सेस ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लेकर के आते हैं। रिड्यूस टैक्स इवेशन एंड क्रिएट्स वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। इसका मेन एम क्या था कि जो बढ़े हुए टैक्सेस हैं वो थोड़ा कम हो जाए। दूसरी बात ये कि वन नेशन के लिए वन टैक्स हो और वन मार्केट भी हो। तो ये सारे किससे संबंधित चेंजेस थे? तो टैक्सेस से संबंधित गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन में चेंजेस किए। लिबरलाइजेशन का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट वाला लिबरलाइजेशन का ज़रूर देखिए। जब आप उसे देख लेंगे, समझ लेंगे, तभी आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, अब देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या चेंजेस हुए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि बाहर से जो पैसा, जो फॉरेन करेंसी है वो क्या होता है, वो भारत में आती है,
तो अब उसके आने जाने का, उससे संबंधित क्या चेंजेस किए गए हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिसॉल्व द बैलेंस ऑफ अ पेमेंट क्राइसिस। द रूपी वाज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। रूपी को क्या कर दिया गया, देखो फॉरेन एक्सचेंज में भी चेंजेस किया गया। फॉरेन एक्सचेंज में अब इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको फिर से बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए फिर अब समझ ही लेते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे पहला चेंज कहाँ किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किया गया। अब समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन होता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन करेंसी का लेन देन जहाँ पे किया जाए वो हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो वहाँ पे चेंजेस किए गए इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ अ पेमेंट क्राइसिस। द रूपी वाज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। 1991 में क्या किया गया, एक रिजॉल्व लिया गया, मेजर्स लिए गए जिससे कि बैलेंस ऑफ अ पेमेंट क्राइसिस को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, और मनी को जो है वो डिवैल्यूड किया गया, यानी कि उसकी वैल्यू को थोड़ा कम किया गया। किसके अगेंस्ट में, फॉरेन करेंसी के। अब मनी की वैल्यूएशन को डिवैल्यूड किया गया, यानी कि डिवैल्यूड का मतलब ये कि अगर कोई 70 रुपये दे रहा है और वहाँ पर $1 के प्रति 70 रुपये दिए जाते थे, ठीक है, $1 के प्रति अगर 70 रुपये दिए जाते थे, तो अब उसकी वैल्यूएशन क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि $1 के प्रति अब कितना दिया जा रहा है, देखा जाए तो फिर 75 रुपये दिया जा रहा है, 80 रुपये दिया जा रहा है, डिवैल्यूड कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं और भी आगे, वैसे ये डिवैल्यूएशन वगैरह आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे चल के, यहाँ पे आप इतना ही समझिए। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर से पैसा आना शुरू हो गया भारत में। इट ऑल्सो सेट द टोन टू द फ्री to free the determination of rupee value in the foreign exchange market from government control। ये इससे क्या हुआ, इससे जो पैसे का जो डिटर्मिनेशन होता था ना, वो भी क्या कर दिया गया, उसको भी फ्री कर दिया गया। कैसे, अब देखो, इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रूपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल से उसको फ्री कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ही बेस पर पैसा क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसा करेगा वैसा ही मनी एक्सचेंज होगा आपस में। अब ये मनी एक्सचेंज कैसे होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने कहा भाई $1 जो है, $1 में 70 रुपये दिए जाएंगे, तो उसी के हिसाब से उसमें दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि भाई $1 में कितना रुपये दिया जाएगा। नौ, अब वो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट डिसाइड कर देती थी कि नहीं इतना होगा, $1 में इतना रुपये। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हिसाब से। नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट्स डिटरमाइन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर क्या करती है, मार्केट ही डिसाइड करती है कि कितना $1 में क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा रुपए को, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से संबंधित क्या चेंजेस किए गए लिबरलाइजेशन में, तो जरा ये देखते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजाइम वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल competitiveness of industrial production and also foreign investments and technology into the economy. The aim was also to promote the efficiency of local industries and adoption of modern technologies। इसमें क्या हुआ कि बस वही कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आना, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में कंपटीशन होगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ की भी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, बाहर की कंपनीज जब यहाँ कम्पीट करेंगी एक दूसरे से तो फिर क्या होगा, कंपटीशन में क्या होता है, परफॉर्मेंस निकल के आती है। जैसे आप लोगों में होता है, एक दूसरे में कंपटीशन होता है, एक दूसरे स्टूडेंट में कंपटीशन होता है, तो इससे क्या होता है, अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है, कई बच्चे टॉप कर जाते हैं। अगर कंपटीशन ही ना हो तो सबके सब फेल ही हो जाएंगे, है ना। एक दूसरे की प्रति जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है, जिलस की भावना होती है कि भाई हम करेंगे अच्छा, हम अच्छा करेंगे, तो इससे क्या होता है, रिज़ल्ट अच्छा बनता है, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो
और दूसरी चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में ये भी चेंजेस हुआ, जिससे कि क्या हो, मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी आए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में, थोड़े चेंजेस किए गए, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आए बाहर से, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया इतना ज़्यादा तो बढ़िया टेक्नोलॉजीज़ में है नहीं, है ना। तो बाहर से ही वो क्या करता है, टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आता है, तो उसमें भी चेंजेस किए गए। और अब आगे और पढ़ लेते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ इंडिया वाज फॉलोइंग अ रिजाइम ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट्स, यानी कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंपोर्ट्स पर क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस ही लगाया। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से ही हम खरीदते रहेंगे तो हमारे देश की जो कंपनीज़ हैं वो प्रोड्यूस जब करेंगी तो उसको कौन खरीदेगा, इसलिए इन्होंने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि भैया इंपोर्ट हम इतना नहीं करेंगे। दिस वाज इनकरेज्ड दो टाइट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट्स एंड कीपिंग द टैरिफ्स वेरी हाई। और अगर उन्होंने इंपोर्ट पर किया भी तो उसके टैरिफ्स जो हैं, दरें जो हैं, उनकी जो रेट्स है, ठीक है, और जो टैक्सेस वगैरह चार्ज किए जाते हैं उन पर, वो उसको हाई कर दिया गया, जिससे कि क्या हो, इंपोर्ट ही कम हो। अगर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो चीज़ें महंगी बन जाएंगी। मान लीजिए कि 1,000 रुपये का आइटम था, वो भारत में जब आएगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी वगैरह लग करके, अगर ज़्यादा है कस्टम ड्यूटी, बहुत ज़्यादा है, 200% है या इस टाइप से, मतलब काफ़ी रेट है, काफ़ी रेट्स है, तो फिर वो क्या होगा, महंगा पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 1,000 रुपये का आइटम है, 10% कस्टम ड्यूटी अगर हम लगा देते हैं उस पर, तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। तो वो जब मार्केट में आएगा भारत में तो वो कितने पर हो जाएगा, 1,100 में हो जाएगा। अब वही चीज़ भारत में 1,050 में मिल रही है, और वही चीज़ बाहर की जब हम ले रहे हैं तो वो 1,100 में मिल रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसको परचेज़ ही नहीं करेंगे। तो बाहर से लोग जो हमारे यहाँ बेच रहे हैं वो बेचेंगे ही नहीं, कहेंगे यार इतना ज़्यादा टैक्सेस है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे लोकल की मार्केट को कम्पीट कर ही नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, वो हमारे यहाँ बेचना ही बंद कर देंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने किया कि जिससे कि बाहर से जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कम आए, यहाँ के प्रोडक्ट्स बाहर विदेशों में ज़्यादा जाएं, ठीक है। तो दीज पॉलिसीज़ रिड्यूस्ड एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ये पॉलिसीज़ क्या की, कॉम्पिटिटिवनेस को भी, कंपटीशन को भी ख़त्म कर दिया। अब इतना हाई रहेगा तो फिर कौन यहाँ पे माल बेचेगा अपना, तो इससे क्या हो गया, कंपटीशन ख़त्म। विच लेड टू स्लो ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसकी वजह से क्या होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा स्लो हो गया। तो दी ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म का क्या एम था, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या करना, कम करना। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स में कम करना थोड़ा, ठीक है, जैसे कि कुछ हमारी ज़रूरत की चीज़ें तो हमारे यहाँ आ ही जाए। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या कहते हैं, उसको भी रिमूव किया गया, कि लाइसेंसिंग कहीं कहीं पे ख़त्म कर दी गई। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैज़ार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो थी वो हज़ार्डस या फिर एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए जो आइटम्स थे उन सभी से क्या किया गया। अब देखो, इंपोर्ट लाइसेंसिंग यानी कि जो माल हमारे यहाँ बेचेगा उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हज़ार्डस हैं या हमारे इन्वायरमेंट को प्रभाव डालती हैं, उसको छोड़ करके बाकी सब पे इंपोर्ट लाइसेंसिंग को क्या किया गया, थोड़ा सा ढील दे दी गई उसमें। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर आल्सो फुली रिमूव्ड फ्रॉम 2 अप्रैल 2001, यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी मार्केट से ख़रीद सकते हैं। इंपोर्ट quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agricultural products were also fully removed, इसको भी हटा दिया गया। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि भैया कंज्यूमर गुड्स नहीं आएंगे यहाँ पे, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। अब बाहर से यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं, आपको पता होगा चिप्स वगैरह भी आती हैं बाहर की, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी आते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन दी इंटरनेशनल मार्केट।
एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि क्या हो, कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। कहने का मतलब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म किया गया, जिससे कि यहाँ का माल बाहर विदेशों में जा कर के क्या करे, फाइट करे, compete करे इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट हमारा मुद्दा जो होगा वो प्राइवेटाइजेशन का होगा। वो आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि अगर MCQs को सॉल्व करना है तो फिर हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज का अब तक हम लोगों ने लिबरलाइजेशन को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्राइवेटाइजेशन को कवर करेंगे। आपको नहीं समझ आया है तो बार बार आप वीडियोस को देखिए, 1-2 बार देखेंगे तो आपको थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो फिर आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उससे समझ जाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक वीडियो बना करके डाउट सेशन का आप यूट्यूब पे डाल दूंगा। फिर आपको उससे समझ में आ जाएगा कि जो जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको ले करके सीधा एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, है ना। पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, समझते रहिए, बार बार देखिए वीडियोस को, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। एक बार में समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिक्स है, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए इसे। पढ़ाई अभी से आप करते रहिए, अच्छा स्कोर कीजिए। मेरी यही उम्मीद है आपसे कि अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो दशरथ मांझी की तरह आप भी एक दिन सारा पहाड़ जो CBSE का है वो पूरा क्या करेंगे, खोद डालेंगे और उसमें रास्ता बना देंगे। दशरथ मांझी ने क्या किया था, छेनी हथौड़ी से तोड़ते तोड़ते, आपको पता होगा ही कि बिहार के थे दशरथ मांझी, उन्होंने पहाड़ों में से एक रास्ता बना दिया था, वो भी छेनी हथौड़ी से। बताइए, 25 साल तक तोड़ा उन्होंने। तो वही चीज़ है, कैसे पर डे उन्होंने थोड़ा 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 करते गए तो एक दिन रास्ता बन गया। तो वही चीज़ है कि एक दिन में ये सारी चीज़ें तैयार नहीं होती। आप तैयार करते रहिए, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए, और धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि बिफोर टाइम हम लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू।